नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच पर शुरू हुई सियासत की, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के ईडी को नोटिस की, देखेंगे दक्षिण भारत में बीजेपी की करारी हार के संकेतों को, 21 न्यायाधीशों की सीजेआई को लिखी चिट्ठी को, जानेंगे संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को आरजेडी प्रमुख लालू ने दी क्या चेतावनी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भगवान और धर्मस्थल के नाम पर वोट मांगने के आरोप में पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में पीएम को 6 साल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो चुनाव नहीं होंगे। वे एक नेता, एक देश, एक भाषण और एक भोजन चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी को न्यायिक स्वतंत्रता पर बताया सबसे बड़ा खतरा। और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 845 अंकों की गिरावट के साथ 73,399 पे बंद हुआ सेंसेक्स। 246 अंकों की गिरावट के साथ 22,272 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर 17 अप्रैल की शाम को थम जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु में जनसंपर्क किया। यहां की सभी 39 सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है। इसके बाद वो केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी भी ली गई। तो क्यों हुई राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी और क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज दक्षिण भारत में पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। राहुल ने तमिलनाडु के नीलगिरी से उड़ान भरी और केरल के वायनाड पहुंचे, लेकिन इससे पहले नीलगिरी में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता के हेलीकॉप्टर की जांच की। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को पीएम और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच भी करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी देश में केवल एक नेता का आइडिया थोपना चाहती है, वहां आम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। राहुल ने भारत को फूलों के गुलदस्ते की तरह बताते हुए कहा कि हमें हर एक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह पूरे गुलदस्ते की सुंदरता को बढ़ाता है। ऐसे में भारत में केवल एक ही नेता होना चाहिए, ये प्रचार प्रत्येक युवा भारतीय का अपमान है। राहुल ने दावा किया कि यही विचारधारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मुख्य अंतर है। वायनाड की स्थानीय समस्याओं को लेकर राहुल गांधी ने राज्य की वाम मोर्चा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने कई मौकों पर केंद्र और राज्य दोनों को लिखा है, लेकिन ये दोनों सरकारें वायनाड के प्रति सौतेला रवैया अपना रही हैं। समस्या ये है कि हम दिल्ली या यहाँ सत्ता में नहीं हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वायनाड की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली और केरल में भी सत्ता में आने वाली है। मैं जब भी वायनाड आता हूं तो ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है। राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो केंद्र की एजेंसियां विपक्ष के नेताओं की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। विपक्ष के कई नेताओं को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी भेज दिया है। 21 मार्च की आधी रात को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से दिल्ली में सियासी भूचाल आ गया। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सोमवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। इस दौरान केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं कुछ फैक्ट्स सामने रखना चाहता हूं जो कोर्ट को चौंका देंगे, जिस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 24 अप्रैल तक का जवाब मांगा है। सिंघवी ने दावा किया कि ये गिरफ्तारी केवल इसलिए थी ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाए। कोर्ट अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तो वहीं ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। इस बीच सोमवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मान ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम से मेरी मुलाकात इस तरह से कराई गई जैसे मैं किसी देशद्रोही से मिल रहा हूँ। ये तानाशाही की हद है। किसी हार्डकोर क्रिमिनल वाली सहूलियत भी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है। भगवंत मान ने बताया कि मेरी केजरीवाल से शीशे के पार फोन पर बात कराई गई। उन्होंने कहा हद है।
मोदी जी क्या चाहते हैं? जिसने बीजेपी की राजनीति खत्म की, उन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। उनका कसूर क्या है? उन्होंने स्कूल अस्पताल बना दिए, यही कसूर है? बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है? जेल मैनुअल बताता है कि अच्छे व्यवहार वालों को फेस टू फेस मिलवाया जा सकता है। ये चीज बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी। विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी के चलते अब इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता की सहानुभूति दिखाई दे रही है और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा है। बीजेपी दक्षिण के जिन राज्यों से बड़ी उम्मीदें रखे हुई थी, वहां उसका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्यों बीजेपी को मिलती दिख रही है मात? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। चुनाव के कुछ ही दिन पहले जारी हुए सी वोटर सर्वे के आंकड़ों ने बीजेपी को संकट में डाल दिया है। जहां पहले बीजेपी कमल खिलाने के सपने देख रही थी, अब वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। इस चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और इसे साधने के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटी हुई है। खासकर दक्षिण में पीएम मोदी की रैलियों की संख्या भी ज्यादा रखी गई है, लेकिन बीजेपी की सारी कोशिशें नाकामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। सी वोटर सर्वे में पहले तो केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ राज्य की सभी 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में आए टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे में भी केरल में बीजेपी 0 से 1 के बीच में ही सिमटती नजर आई। तो वहीं तमिलनाडु में भी एनडीए को एक भी सीट मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन सभी 39 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे में तमिलनाडु में बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन सी वोटर सर्वे ने बीजेपी की सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। हालांकि बीजेपी पहले से भी दक्षिण में बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अपनी कमजोर कड़ी को मजबूत करने की भरपूर कोशिशों में जुटी हुई है। अब उसकी ये कोशिशें कहां तक सफल होती है, अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। 2 राज्यों की सभी 59 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। इस बीच 21 जजों ने भी सीजीआई को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि दबाव न्यायपालिका पर भी डाला जा रहा है। एक मजबूत लॉबी में अपने पक्ष में फैसला नहीं आने पर कोर्ट की आलोचना शुरू कर देती है। तो क्या है इस पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। 21 रिटायर्ड जजों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि एक गुट के द्वारा न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है और उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जिन जजों ने ये चिट्ठी लिखी है, उनमें से दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश महेश्वरी और एमआर शाह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो बाकी के 17 जज देश के अलग अलग हाईकोर्ट में काम कर चुके हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं। इनके तरीके काफी भ्रामक हैं, जो हमारी अदालतों और जजों की सत्य निष्ठा पर आरोप लगाकर न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों से न सिर्फ न्यायपालिका की शुचिता प्रभावित होती है, साथ ही जजों की निष्पक्षता के सिद्धांतों के सामने चुनौती भी है। इन समूहों के जरिए अपनाई जा रही स्ट्रैटेजी काफी परेशान करने वाली भी है, जो न्यायपालिका की छवि धूमिल करने के लिए आधारहीन थ्योरी गढ़ती है और अदालती फैसलों को प्रभावित करने की भी कोशिश करती है। हमने गौर किया कि ग्रुप का इस तरह का व्यवहार खास तौर से ऐसे मामलों में नजर आता है जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व हो। हम दुष्प्रचार फैलाने के हथकंडों और न्यायपालिका के खिलाफ जन भावनाएं भड़काने को लेकर चिंतित हैं, जो न सिर्फ अनैतिक है बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए भी खतरनाक है। अपने मनमाफिक चुनिंदा न्यायिक फैसलों की सराहना और आलोचना करने से अदालत और न्यायिक प्रक्रिया को कमतर करता है। पूर्व जजों ने चिट्ठी में कहा कि ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस तरह के दबावों को खत्म करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारी कानूनी प्रणाली की शुचिता और स्वायत्तता सुरक्षित रहे। ये जरूरी है कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का स्तंभ बना रहे और राजनीतिक हितों के जाल से बचा रहे। हम न्यायपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इसकी गरिमा और निष्पक्षता बचाए रखने के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी पर कुल 21 पूर्व जजों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज और हाई कोर्ट के 17 पूर्व जज शामिल हैं। बात सिर्फ न्यायपालिका पर दबाव की नहीं बल्कि संविधान बदलने की कोशिश की भी हो रही है। हाल ही में बीजेपी सांसद और अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो संविधान बदलने के लिए समर्थन मांग रहे थे। इसे लेकर आरजेडी सुप्रीम लालू यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या कहा है लालू ने, देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए, साथ ही उस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के नेता घबराहट में हैं। वो मानकर बैठे हैं कि लोकसभा चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए वो 400 पार सीटें लाने की बात कर रहे हैं। वो जनता के बीच जाकर लोगों से भारी बहुमत मांग रहे हैं ताकि संविधान को बदल सके। लालू ने आगे कहा कि बीजेपी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कैसे बदल देंगे? ये संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया है, किसी ऐरे गहरे बाबा का बनाया हुआ नहीं है। खबरदार, इस तरह का साहस किया तो जनता चुप नहीं बैठेगी। अगर वो ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे तो देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल देगी। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में अपनी तानाशाही लागू करना चाहती है। संविधान को बदलना यानी लोकतंत्र को खत्म करना है। लालू ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही लाने के लिए और संविधान बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना है। लालू ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि इससे पहले मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात की थी। तब देश की जनता ने उनके इरादे का जवाब दिया। संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। वैसे बीजेपी के लिए तो इस बार का चुनाव जीतना भी आसान नहीं है। MP की खजुराहो सीट को बीजेपी आसान मान रही थी क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का यहाँ पर्चा खारिज हो गया था। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने नया दांव चला है जिससे बीजेपी मुसीबत में फंस गई है। तो क्या है इंडिया का दांव? देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट पर अब बीजेपी की राह आसान नहीं रह गई है। इस सीट से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा प्रत्याशी हैं। जहां पहले कांग्रेस ने गठबंधन के तहत ये सीट सपा को दी थी, लेकिन सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो जाने पर गठबंधन का कोई उम्मीदवार यहां से नहीं बचा। जिसके बाद सोमवार को कांग्रेस और सपा ने संयुक्त रूप से PCC में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब यहां से VD शर्मा को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार राजा भैया यानी RB प्रजापति सीधे टक्कर देंगे, जिसमें उन्हें सभी विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिलेगा। इसलिए अब ये लोकसभा सीट और ज्यादा हॉट होने वाली है। बता दें कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उम्मीदवार RB प्रजापति प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आते हैं। वे रिटायर्ड IAS हैं और कमिश्नर भी रह चुके हैं। IAS से पहले वे असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। खजुराहो से पहले वो शिवपुरी जिले के करैरा सीट से भी विधानसभा चुनाव लड़े थे, पर उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा वो लंबे समय से अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग भी करते रहे हैं। कांग्रेस और सपा ने यहां फॉरवर्ड ब्लॉक को समर्थन देने का ऐलान किया। फॉरवर्ड ब्लॉक इंडिया गठबंधन का हिस्सा पहले से ही है, यानी इंडिया लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ NDA में सीट बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में आधा दर्जन सीटों पर अभी भी बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच टकराव बना हुआ है। महाराष्ट्र में NDA, जिसमें शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी और अजित पवार गुट की NCP शामिल है। इस गठबंधन को राज्य में महायुति नाम दिया गया है, लेकिन महायुति में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दक्षिण मुंबई ठाणे के साथ पालघर की सीट पर खींचातान मची हुई है। इसके अलावा कोंकण की रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सीट, नासिक और औरंगाबाद सीट को लेकर NDA में अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। मुंबई में 5वें चरण में वोटिंग होनी है और यहाँ बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने है। दरअसल पालघर की सीट 2019 में शिवसेना ने जीती थी, लेकिन यहाँ के सांसद राजेंद्र गावित उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसीलिए इस सीट पर बीजेपी ने अपना दावा ठोक दिया है और शिंदे भी ये सीट बीजेपी को देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वो दक्षिण मुंबई की सीट से अपना दावा हटाने को तैयार नहीं है। शिंदे को एहसास है कि अगर मुंबई में कम सीट लेंगे तो उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव और शिवसेना की छवि पर भी पड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना का सबसे मजबूत आधार भी मुंबई में ही माना जाता है। ठाणे सीट भी शिवसेना की सीट है, लेकिन यहाँ के सांसद राजन विचारे भी उद्धव के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी और शिंदे के बीच ठाणे सीट पर फंसा पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। शिंदे ठाणे के बदले में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी वहां से नारायण राणे को मैदान में उतार सकती है। टकराव नासिक सीट को लेकर भी हुआ है। यहाँ से NCP के छगन भुजबल चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। साफ है, महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगियों पर जबरदस्त दबाव डाल रही है, जिस कारण से सीट बंटवारे का मामला उलझता ही जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
मुकम्मल एंगल कहीं पर भी दिखाई देता हो, भक्त उसको भुनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में हो। आजकल हमारे भक्त इजराइल के दीवाने हो गए हैं। यह कहना चाहिए कि उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है। उनको अपने देश का मणिपुर दिखाई नहीं देता है, उनको अपने देश का जंतर मंतर भी दिखाई नहीं देता है। तो इसको अब आप क्या कह सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।